नमस्कार साथियों। पॉलिटी के जिस सेशन की चर्चा हम लोग कर रहे थे उसी क्रम में आज हम लोग पार्ट 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान रहे, हमारा पूरा प्रयास है कि पार्ट नंबर 6 जिसका नाम है स्टेट्स, इसे एक ही लेक्चर के अंदर समाप्त कर दिया जाए ताकि आप लोग ज़्यादा समय बर्बाद किए बिना अच्छा और बेहतर कंटेंट ले सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग अब तक पार्ट नंबर 5 को फिनिश कर चुके हैं और इसकी ड्राफ्टिंग आप सभी को याद हो गई होगी। पार्ट 6 का नाम है इसी क्रम में स्टेट्स, राज्य। भारत के संविधान को अगर हम लोग दो भागों में बांट दें तो पार्ट नंबर 5 तक सेंट्रल गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर की सारी बातें समाप्त हो जाती हैं। लेकिन चूंकि हम राज्यों का संघ हैं इसलिए राज्यों की बात भी करनी है। तो भाग संख्या 6 राज्यों से संबंधित होती है और इसके अंतर्गत आर्टिकल्स आते हैं 152 से लेकर के 237 तक, यानी कि करीब करीब अमेंडमेंट्स को भी जोड़ लिया जाए तो 100 आर्टिकल्स इसमें भी हैं। इनमें से वो सभी मेजर आर्टिकल्स जो हमें पढ़ने हैं वो आपको इस समय स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आपको कोशिश ये भी करनी है कि ये सभी अनुच्छेद आपको आर्टिकल वाइज याद रहें, क्योंकि बदले हुए ट्रेंड के अनुसार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें मैच द फॉलोइंग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कोई भी 4 अनुच्छेद आपको दिए जा सकते हैं और सामने स्टेटमेंट में आपको मैच कराना होगा। हाल ही में जुडिशरी के एग्जाम में भी अनेक प्रश्न इसी तरीके से पूछे गए। तो सबसे पहला काम है आर्टिकल वाइज याद करना। आगे की कहानी में सबसे पहले आपको पढ़ना होता है गवर्नर के बारे में। जब हम लोग केंद्र सरकार की चर्चा करते हैं तो वहां पर विधायिका को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। विधायिका के पहले हिस्से को राष्ट्रपति कहते हैं, दूसरा हिस्सा है राज्यसभा और तीसरा हिस्सा है लोकसभा। ठीक उसी तरीके से राज्य विधायिका को भी 3 भागों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा है गवर्नर, दूसरा हिस्सा है विधान परिषद और तीसरा हिस्सा है विधानसभा। इसी क्रम में सबसे पहले चर्चा गवर्नर की। देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन इसमें 2 से 3 प्रश्न जो आपके लिए बनते हैं, वो पहला प्रश्न ये है कि गवर्नर का पद कहां से लिया गया है। ध्यान रहे, कनाडा से। दूसरा प्रश्न बनता है कि क्या एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर हो सकता है। जी हां, बिल्कुल। लेकिन क्या एक ही राज्य में कभी 2 गवर्नर हो सकते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये 3-4 बातें आपको यहां से याद रखनी चाहिए। आगे जब गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर की चर्चा होती है, विधायी शक्तियों की चर्चा होती है, तो द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution। जिस तरीके से केंद्र सरकार की समस्त शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास हैं, उसी तरीके से राज्य सरकार की सारी शक्तियां राज्य के राज्यपाल के पास होती हैं। जिस तरीके से केंद्र में बिना राष्ट्रपति के सहमति के कोई कानून नहीं बन सकता, उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल की सहमति के बिना कोई कानून नहीं बन सकता। बस इसी को एग्जीक्यूटिव पावर या विधायी शक्ति कहते हैं। लेकिन ऑफिशियली एग्जीक्यूटिव तो राज्य का गवर्नर है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर को कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से केंद्र में भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का राष्ट्रपति है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास हैं। एग्जीक्यूटिव पावर के बाद जब बात अपॉइंटमेंट की आती है तो गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वारंट अंडर हैंड एंड सील। भारत में सभी राज्यों के राज्यपालों को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। हमारे देश में कुछ ऐसे पद हैं जिनका चुनाव नहीं होता। यह प्रश्न आयोग की परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। इसको समझने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। हर वो पद जिसके नाम में कहीं भी मंत्री लगा हुआ है या गवर्नर, वो चाहे रेल मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे कानून मंत्री हो,
और सभी राज्यों के राज्यपाल ये अपॉइंटेड होते हैं, ये इलेक्टेड नहीं होते हैं। इसी क्रम में किसी राज्य के राज्यपाल को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। साथ ही साथ टर्म ऑफ ऑफिस की जब बात होगी तो चूंकि इनका इलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए इनका कोई कार्यकाल भी नहीं होगा। द गवर्नर शैल होल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। हालांकि वो जब चाहे तब रिजाइन कर सकता है, हालांकि प्रेसिडेंट जब चाहे तब उसे उसके पद से हटा भी सकता है। लेकिन पिछले कई वर्षों में एक परंपरा चली आ रही है जिसके अंतर्गत राज्यपालों को भी 5 साल के लिए ही नियुक्त किया जाता है। लेकिन यह बात कहीं पर रिटन नहीं है। जब भी आपसे पूछा जाए राज्यपाल का कार्यकाल, तो आपको ऑप्शन में केवल वही टिक करना है जहां पर प्लेजर की बात करी गई हो, जहां पे प्रासाद की बात करी गई हो। टर्म ऑफ ऑफिस से जब हम लोग आगे चलते हैं तो बात आती है क्वालिफिकेशंस की। किसी भी राज्य के राज्यपाल का पद ग्रहण करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। साथ ही साथ आपकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। यदि आप बैंकरप्ट हैं, यदि आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो आप राज्यपाल के पद को धारण नहीं कर सकते। साथ ही साथ आपको संसद का सदस्य भी नहीं होना चाहिए, ना ही किसी राज्य विधायिका का सदस्य होना चाहिए। यदि ऐसा है तो कोई व्यक्ति अपने पद से इस्तीफा देकर राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। शायद यही कारण है कि आप लोग देखते होंगे कि ऊंचे पदों पर बैठे व्यक्ति जब रिटायर हो जाते हैं तब उन्हें राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अनेक राज्यों के राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को बनाया गया जो सेना में ऊंचे पदों से रिटायर हुए थे, जो आईएएस या आईपीएस से रिटायर हुए थे, या आईबी या रॉ के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे। इसको समझने का यही सबसे आसान तरीका है। बात आएगी जब ओथ एंड एफर्नेशन की, तो राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाएगा। यदि वह अपने पद पर नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट इस परंपरा को, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। लेकिन यह पूरी प्रक्रिया भारत के राष्ट्रपति के सलाह पर होगी और राज्य के अंदर होगी, हाई कोर्ट में होगी। राज्यपाल के बाद अगला नंबर आता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग राज्य का महाधिवक्ता कहते हैं। आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 76 में आप लोगों ने अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ा था। जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार के लिए कार्य करता है, ठीक उसी तरीके से एडवोकेट जनरल राज्य सरकार के लिए काम करता है। और इसी क्रम में द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट टू बी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। राज्य का महाधिवक्ता केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो राज्य उच्च न्यायालय का जज बनने की योग्यता रखता हो। इस योग्यता को क्यों निर्धारित किया गया? इसका जवाब बस इतना सा है कि एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का वकील होगा। राज्य सरकार को जब भी डिफेंड करना होगा, राज्य सरकार का जब भी पक्ष लेना होगा, तो उच्च न्यायालय में एडवोकेट जनरल ही जाएगा। इसीलिए उसे एक योग्य वकील होना चाहिए। इसी आधार पर यह योग्यता है कि कम से कम जज बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति राज्य का महाधिवक्ता बनेगा। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन सच लीगल मैटर्स। यही इसका कार्य है, सरकार को सुझाव देना राज्य संबंधी सभी विधिक मामलों पर। द एडवोकेट जनरल शैल होल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर and shall receive such remuneration as the governor may determine।
इसको मिलने वाले वेतन भत्ते एवं सुविधाएं वही होंगे जो राज्यपाल के द्वारा तय किए जाएंगे, और यह व्यक्ति अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक राज्य के राज्यपाल चाहे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से केंद्र में अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट के प्लेजर तक अपना पद धारण करते हैं, उसी तरीके से राज्य में एडवोकेट जनरल गवर्नर के प्लेजर तक अपना पद धारण करेंगे। आगे की कहानी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन द स्टेट, राज्य की विधायिका आखिर कैसे काम करेगी। विधायिका के जो 3 हिस्से हैं उनमें पहला हिस्सा राज्यपाल हम लोगों ने पढ़ लिया, दूसरा हिस्सा विधान परिषद और तीसरा हिस्सा विधानसभा। यहां पे हमें समझना है, लेकिन ध्यान रहे ज्यादातर राज्य एक सदनीय हैं, यूनिकैमरल हैं। बाई कैमरल क्यों नहीं? इसके लिए शक्ति संतुलन का सिद्धांत कार्य करता है। राज्यों के संघ में राज्यों को ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाए, राज्यों को अपनी बात कहने का ज्यादा अधिकार हो, केंद्र सरकार एक गार्जियन के तौर पर कार्य करे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर राज्यों को बाई कैमरल नहीं बनाया गया। लेकिन वो राज्य जो द्विसदनीय हैं वो आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश हैं। बाकी सभी राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, यानी कि वहां केवल विधानसभा होती है। लेकिन ध्यान रहे, बंगाल हमारे देश का वो 7वां राज्य बन चुका है जिन्होंने अपने यहां विधान परिषद बना ली है। स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल वॉज एबॉलिश्ड इन मध्य प्रदेश आफ्टर फ्रीडम। ये एक प्रश्न भी आपको ध्यान रहे, आजादी के पहले मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था और उस जमाने में मध्य प्रदेश की बहुत उपयोगिता थी। इसीलिए आजादी के पहले वहां पर बाइकैमरल व्यवस्था थी, द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। लेकिन आजादी के बाद अपरिहार्य कारणों के चलते मध्य प्रदेश से यह व्यवस्था खत्म कर दी गई। ये जो पीपीटी आपको सामने दिख रही है, ये अपने आप में 2 करंट अफेयर समेटे हुए हैं। पहला कि भारत का वो राज्य कौन सा है जहां पर 7वीं विधान परिषद का गठन किया गया, और दूसरा वो राज्य जहां से विधान परिषद को एबॉलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये दोनों प्रश्न आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब विधानसभा की चर्चा हम लोग करते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट असेंबलीज। उदाहरण के तौर पर संघ सरकार की जिम्मेदारी है एज ए गार्जियन कार्य करना, और यद्यपि हम लेटेस्ट, ओल्डेस्ट इस तरीके की बात करें तो भारत में बनी हुई सबसे नई विधानसभा है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश राज्य के बंटवारे के बाद जब तेलंगाना नया राज्य बना तो वहां पर सबसे लेटेस्ट विधानसभा बनाई गई। ओल्डेस्ट की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि आजादी के पहले हमें यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों का बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र, बहुत बड़ा कर्म क्षेत्र उत्तर प्रदेश में था, गंगा यमुना दोआब की वजह से, गंगा नदी की वजह से। और भविष्य में जहां पर विधानसभा बनने जा रही है वो है अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश की विधानसभा के रूप में कार्य करेगी। अमरावती से संबंधित ये जो प्रश्न है, ये जो फैक्ट है, ये भी आपके लिए करंट अफेयर्स का ही कार्य करेगा। आगे जब हम लोग विधान परिषदों की बात करते हैं तो वे राज्य जहां पर विधान परिषदें हैं उनकी चुनावी प्रक्रिया क्या होगी, वहां पर इलेक्शंस कैसे होंगे, इसकी चर्चा होती है। तो कल्पना करिए कि किसी राज्य की विधान परिषद में 100 सीटें हैं जहां पर चुनाव होने हैं, तो सीटों का बंटवारा किस प्रकार से होगा। यदि 100 सीटों को 100% मान लिया जाए तो 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्य चुनेंगे, बचे हुए 1/3 सदस्य अर्बन पीपल, नगरीय क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाएंगे।
इसके बाद जो बच्चे उनका 1/6 शैल बी इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट्स, केवल स्नातक लोग इन्हें चुनेंगे। और आखिरी में जो 1/12 बच गए, 12वां हिस्सा जो बच गया, वो सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। नियम तो यह है कि टीचर्स एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर शैल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, लेकिन सरकारों के तानाशाही रवैया की वजह से गवर्नर्स भी दबाव में रहते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, और कई मौकों पर यह देखा गया कि सरकार के द्वारा जो नॉमिनेशंस भेजे गए उन्हें गवर्नर्स ने रिफ्यूज कर दिया। तो डेमोक्रेसी मजबूत होकर उभरती है बार बार जब ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं। विधान परिषदों के बाद अब हम लोग विधानसभा के सत्रों की चर्चा करेंगे। ध्यान हो, आर्टिकल 85 में मैंने आपको संसद के सत्रों के बारे में बताया। ठीक उसी प्रकार से विधानसभा के भी 3 सत्र होते हैं, जिन्हें ग्रीष्मकालीन सत्र, समर सेशन या बजट सेशन कहा जाता है। दूसरा मॉनसून सत्र या मॉनसून सेशन कहलाता है, और तीसरा विंटर सेशन या शीतकालीन सत्र कहलाता है। 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, यह बात यहां भी लागू होती है। और सरकार के द्वारा घोषणा किए जाने के बाद ये सत्र बुलाए जाते हैं। वर्तमान समय में लगभग 1 फरवरी से 15 मार्च के बीच में ग्रीष्मकालीन सत्र, 15 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में मॉनसून सत्र, और 15 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में लगभग शीतकालीन सत्र का आयोजन होता है, सिमिलर टू आर्टिकल 85। विधानसभा के सत्रों के बाद हम राज्य के बजट की चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से केंद्र सरकार के बजट की चर्चा हम लोगों ने अनुच्छेद 112 में करी थी, एज इट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट, यहां पर आता है। यहां पर राज्य की संचित निधि का संबंध राज्य के बजट से है। यहां पर राज्य की संचित निधि के आय और व्यय का ब्यौरा बजट में बताया जाएगा। इसके बाद ऑर्डिनेंस ऑफ द गवर्नर आता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अनुच्छेद 123 में हम लोगों ने राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस के बारे में पढ़ा था, कहानी सेम है कि जब विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो और कार्यपालिका समस्त विधायी शक्तियां अपने हाथ में लेना चाहे, ऐसी स्थिति में राज्यपाल का अध्यादेश आ सकता है। 6 सप्ताह के भीतर विधानसभा में पारित कराना होगा। विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रह सकता है। विधायिका को पढ़ने के बाद आखिरी सेगमेंट आता है न्यायपालिका, और राज्य की न्यायपालिका के अंतर्गत स्टेट हाई कोर्ट्स आते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने संघीय न्यायपालिका अनुच्छेद 124 के अंतर्गत पढ़ी थी। स्टेट हाई कोर्ट्स जो हैं वो पूरे देश में 25 हैं। कुछ राज्य हाई कोर्ट्स को शेयर करते हैं। ये जीके के क्वेश्चंस के तौर पे आपको पता होना चाहिए। अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट बंगाल शेयर होता है, पौंडीचेरी का हाई कोर्ट मद्रास शेयर होता है, लक्षद्वीप का हाई कोर्ट केरला शेयर होता है, और बंबई का हाई कोर्ट भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, जहां पे गोवा, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव शेयर होता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के ऊपर हाई कोर्ट्स हैं। ये पूरी कहानी मैं आपको पार्ट 5 यूनियन में पहले ही सुना चुका हूं, लेकिन संक्षेप में आप इतना समझ सकते हैं कि जब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स की बात आती है तो ये जिले की अदालतें हैं, और एक राज्य जिलों को मिलाकर के ही बनता है। जब सारी जिला अदालतों को मिला दिया जाएगा तब स्टेट हाई कोर्ट का निर्माण होगा, जो पूरे राज्य को लीड करेगा, पूरे राज्य में न्याय की व्यवस्था करेगा, साथ ही साथ विशेष परिस्थितियों में विधानसभा के द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानूनों को सस्पेंड करने की भी शक्ति रखेगा। संविधान का इंटरप्रेटर होगा। संविधान के किसी अनुच्छेद की व्याख्या की आवश्यकता होगी तो राज्य उच्च न्यायालय ही करेगा, और राज्य में
संविधान लागू करवाने के लिए गार्जियन का काम करेगा, अभिभावक का काम करेगा। हाई कोर्ट इज टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इससे तात्पर्य है कि यदि आपने कोर्ट की अवमानना करी तो जिस तरीके से अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने पर आपको आरोपी बना करके पनिश किया जा सकता था, उसी तरीके से राज्य न्यायपालिका पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू होता है। राज्य हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर आपके ऊपर चार्ज लग सकता है, जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। बात जब अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द जजेस की होगी हाई कोर्ट में, तो कोई भी जज हाई कोर्ट में 62 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है, और यदि इन द टर्म ऑफ टाइम समझें तो 5 वर्ष तक। इसलिए उच्च न्यायालय के जजों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु या 5 वर्ष, जो पहले आ जाए, माना जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्य उच्च न्यायालय के जजों को अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन शपथ दिलाने का काम गवर्नर होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस की जब बात आती है तो भी केंद्र का ही कानून यहां पर लागू होता है, जो कि अनुच्छेद 126 में लिखा हुआ है, जिसके अनुसार यदि स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जज की मृत्यु हो जाए, वो अपने पद से त्यागपत्र दे दे या विशिष्ट परिस्थितियों में उन्हें उनके पद से हटा दिया जाए, तो अगला चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट कौन बनेगा? तो इसके लिए द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म्ड बाय द सच वन ऑफ द अदर जजेस ऑफ द कोर्ट एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पस। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड चीफ जजेस की जब बात आएगी हाई कोर्ट्स में, तो यह भी केंद्र की ही तरह अनुच्छेद 128 के आधार पर है। किसी विशिष्ट मुकदमे को सुनने के लिए, किसी विशिष्ट केस की जांच करने के लिए या अन्य किसी विशिष्ट परिस्थिति में रिटायर्ड जजेस को हाई कोर्ट में वापस बुलाया जा सकता है। इसके लिए भी राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होगी। साथ ही साथ ये उस पर्टिकुलर केस के लिए ही आएंगे, परमानेंट डेपुटेशन पर नहीं आएंगे, और सैलरी भी केस वाइज ही मिलेगी। राज्य न्यायपालिका में अगला अधिकार नागरिकों को मिलता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मूल अधिकारों के हनन के मामले में अनुच्छेद 32 आपको देता है, और इसे हम लोग कहते हैं कि राइट टू मूव टू द हाई कोर्ट इन द वॉयलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जिस तरीके से अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है मूल अधिकारों के हनन के मामले में, ठीक उसी तरीके से अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट जाया जा सकता है मूल अधिकारों के हनन के मामले में। इसलिए जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में क्या हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं। इसीलिए 32 प्लस 226 याद रखना चाहिए। 32 और 226 एक दूसरे से अलग नहीं है। जो अंतर है वो ये है कि 32 के थ्रू जाना आपका मूल अधिकार है, लेकिन 226 के थ्रू जाना आपका संवैधानिक अधिकार है। यह प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है कि 226 के थ्रू हाई कोर्ट जाना कैसा अधिकार है। और इसी क्रम में यदि कोई प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का आ गया तो 226A व्यवस्था करता है कि पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट इन द सर्टेन केसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। संविधान लागू हो रहा कि नहीं, मूल अधिकार माने जा रहे हैं कि नहीं, ऐसे प्रश्नों के जवाब के लिए 226A है, जो आगे चल के PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बन जाता है। इसी के साथ पार्ट नंबर 6 और राज्य न्यायपालिका की भी कहानी समाप्त होती है। आशा करता हूं कि संक्षेप में भाग 6 आपको समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट्स को भी जल्द ही अपलोड किया जाएगा ताकि पॉलिटी के सेशन को फिनिश किया जा सके और एग्जाम के लिए जो बच्चे जा रहे हैं उनका सिलेबस पूरा हो सके।
बने रहिए हमारे साथ, और आपके सुझावों का, आपके डाउट्स का हमेशा वेलकम है। इसकी पीडीएफ आपको लेक्चर के तुरंत बाद टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।